Good evening, students. Good evening, ma'am. Am I audible? Yes, ma'am. Okay. Yes. So, first of all, tell me how many students are present today? Sir, ma'am, 30. 30. Okay, Navya, have you read the chapter? Stand up. मैम मेरे पास बुक नहीं है. You don't have a book. Why? Navya, आपने बोला कि आपको ये चैप्टर समझ में नहीं आया. तो मैंने आपको होमवर्क दिया था कि आप इस चैप्टर को पढ़कर आओगे. इफ यू फाइंड एनी डिफिकल्टी यू कैन आस्क मी. राइट? मैम तो आपने पढ़ा इस चैप्टर को? मैम मेरे पास बुक नहीं है. तो फिर आपको कैसे चैप्टर समझ में आएगा? जब तक आप खुद नहीं पढ़ोगे, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पर मुझे प्रॉब्लम आ रही है? कौन सी लाइन मुझे समझ में नहीं आ रही है? तभी तो मैं आपको समझाऊंगी बेटा. हम्म. अच्छा, जेन्युइनली बताएंगे सब बच्चे, कितने बच्चों को ये चैप्टर समझ में आ गया है? जिनको आया है वो रेज योर हैंड. लोग चैप्टर समझ में आया भाई? राजवान अरे कितने लोगों को जो चैप्टर मैंने पढ़ा वो समझ में आया? जाओ नहीं जाएगा. पढ़े मत नहीं जाएगा. नहीं आएगी. देंगे सरकार एक पार्ट समझा देंगे बताइए. इधर देखेंगे सब बच्चे. आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है. इसमें पता नहीं चलता कि कौन सी स्टेटमेंट या कौन सा डायलॉग कौन बोल रहा है. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा था इस चैप्टर को आप दोबारा पढ़ेंगे. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं. इसलिए मैंने आपको कहा था. अब मुझे जेन्युइनली बताइए कि आप सबको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? अच्छा, आप लोगों को चैप्टर समझ में आया या नहीं आया? देखिए, आप मुझे जेन्युइनली जब तक नहीं बताएंगे मैं आपकी हेल्प कैसे करूंगी? आप रिस्पॉन्स नहीं देंगे, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, तो मैं कैसे आपकी हेल्प करूंगी बच्चों? इफ यू वांट कि ये चैप्टर को दोबारा से कवर करा जाए तो हम करेंगे, बट एटलीस्ट आप मुझे बताओ तो. और मैंने तो हिंदी में पढ़ाया आपको ये चैप्टर. इंग्लिश का तो मैंने यूज भी नहीं किया. हाँ. अच्छा, आप में से कितने बच्चे चाहते हैं कि इस चैप्टर को दोबारा कवर किया जाए? वो बच्चे हाथ उठाएंगे. ओके. तो आप सब चाहते हैं इस चैप्टर को दोबारा कवर किया जाए. अच्छा, इससे पहले वाले जो चैप्टर्स थे वो क्लियर हैं आपको? इससे जो पहले चैप्टर्स थे वो क्लियर है आपको? कौन है ये बच्चा? आगे आओ बेटा, आगे आओ, आगे आओ. ये जो पीछे का हाथ खड़ा, हाँ आगे आ जाओ बेटा, आगे आओ. शाबाश. कम फॉरवर्ड. कम कम कम. जल्दी आएंगे. हाँ. व्हाट्स यू सुमित, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. सुमित. तो सुमित आज आप मजाक के मूड में हो, मुझे लग रहा है ना? काफी अच्छे मूड में हो आप, अच्छे फन में हो, फन मूड में हो. बेटा बी सीरियस, आपके एग्जाम्स आने वाले हैं. गॉट इट? अगर कोई क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो उसका जवाब सही से देना चाहिए आपको, है ना? तभी तो मैं आपकी हेल्प कर पाऊंगी बेटा.
नव्या बेटा बैठ जाओ। नव्या, नव्या बैठो बेटा। पुष्कर, अब ये हो नहीं रहा, ये बड़ा स्क्रीन करना। हाँ बेटा। सुमित, सुमित कम फॉरवर्ड। सुमित, हैव यू आस्क्ड मी? आपने पीछे जाने के लिए पूछा मेरे से? सुमित आगे आके बैठेंगे, आगे आओ। सुमित, परमिशन ली थी तुमने मुझसे पीछे जाने की? सुमित बी सीरियस, बी सीरियस, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तुमने पूछा था मुझसे पीछे जाने से पहले? क्यों, क्यों नहीं पूछा? व्हाट्स सो फनी? किस बात पे हंसी आ रही है इतनी? किस बात पे हंसी आ रही है? दिस इज हाउ यू बिहेव विद योर टीचर्स? ऐसे बिहेव करते हो अपने टीचर्स के साथ? स्कूल में भी ऐसे बिहेव करते हो? लुक एट योरसेल्फ एंड यू आर नॉट एट ऑल सॉरी। आप सॉरी भी फील नहीं कर रहे हो। सुमित, सुमित अगर आपको नहीं पढ़ना आप जाओ मेरी क्लास से, जाओ अभी जाओ। नहीं सुमित जाओ, जाओ और कल से नहीं आओगे मेरी क्लास में। यस बच्चों, आई नो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। लाजमी बिल्कुल नहीं हंसेंगे अब आप। सिट नाइसली। बहुत हो गया मजाक। ये चैप्टर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आई कैन अंडरस्टैंड। इसको 2-3 बार पढ़ने पर ही ये चैप्टर अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है? तो इस चैप्टर को हम बाद में दोबारा कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि अभी मुझे आपका कोर्स भी कवर कराना है, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं, राइट? तो आज हम अपना हमारा नेक्स्ट चैप्टर कवर करेंगे, उसको स्टार्ट करेंगे, बट इसको हम बाद में ले लेंगे। जब हम इसको कवर कर लेंगे उसके बाद हम इसको दोबारा से एक बार और ले लेंगे, क्योंकि मैं देख रही हूँ कि आप में से काफी बच्चों को ये चैप्टर क्लियर नहीं हो पाया है, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा जो पीछे और चैप्टर्स थे वो सब क्लियर हैं आपको? उनमें कोई प्रॉब्लम है? देखिए एक चीज और मैं आपको बता दूं, मैं आपको जब भी पढ़ाती हूँ मैं आपको रिवीजन के लिए कहती हूँ। जो भी मैं पढ़ा रही हूँ आप उसे घर जाके रिवाइज करेंगे। आप रिवाइज नहीं करते हैं, आपको पता ही नहीं चलेगा आपको क्या क्लियर है क्या क्लियर नहीं है। रिवीजन किस लिए होता है बेटा? रिवीजन इसीलिए होता है कि जो मैम ने पढ़ाया है, मुझे अगर वहां पर कहीं प्रॉब्लम आती है तो मैं नेक्स्ट डे जाके मैम से पूछ लूं। जब तक आप उसे दोबारा नहीं पढ़ोगे आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपको प्रॉब्लम कहाँ आ रही है ना? आप रिवीजन भी नहीं करते हैं, आप होमवर्क भी नहीं करते हैं, फिर मैं क्वेश्चंस पुट अप करती हूँ तो आप क्वेश्चंस का आंसर भी नहीं देते हैं मुझे। अच्छा, आप मुझसे कुछ पूछें और अगर मैं आपको जवाब ना दूं तो यू विल फील बैड ना? आपको बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा? ऑब्वियसली यू विल फील बैड। तो सेम गोज विद मी ना। मैं अगर आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर और मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ और आप मुझे रिस्पॉन्स नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आई फील बैड। और इट्स नॉट अबाउट माय कि मुझे बुरा लग रहा है, इट्स अबाउट कि आपको समझ आना चाहिए बेटा। मैं यहाँ पर आप ही के लिए तो हूँ। अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको समझ में आना बहुत जरूरी है, ठीक है? ऑल राइट।
तो घर जाके सब बच्चे रिवीजन जरूर करेंगे, रिवीजन क्योंकि मस्ट है। तो चलिए आज हम एक नई आपकी पोम स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है प्ले थिंग्स। ठीक है, क्या नाम है? हाँ, अब प्ले थिंग्स से आपको क्या समझ में आता है? चीजों के साथ खेलना। ठीक है, बिल्कुल सही। इसको पढ़ के जो हमें समझ में आ रहा है मीनिंग, वो यही समझ में आ रहा है कि चीजों के साथ खेलना। पर लेकिन देखिए, इस इसके दो मीनिंग है यहाँ पर। ये जो पूरी पोम है, पढ़ाऊं? ये जो पोम है ये कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? कभी सुना है आपने ये शब्द कभी सुना है? हम्म। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब होता है दो चीजों के बीच में फर्क। दो चीजों के बीच में फर्क, जैसे दिन और रात। दिन में क्या मिलती है? रोशनी। रात को क्या होता है? अंधेरा। तो दो अलग अलग चीजें हो गई ना, उनके बीच का फर्क। तो यहां पर प्ले थिंग्स के दो मीनिंग है। ठीक है, एक तो बच्चे के रेफरेंस से और एक बड़ों के रेफरेंस से। ठीक है, समझ आ रहा है? प्ले थिंग्स का मतलब जो बच्चों के लिए अलग है और बड़ों के लिए प्ले थिंग्स का मतलब अलग है। बच्चों के लिए प्ले थिंग्स क्या है? जैसे खिलौनों से खेलना, है ना, मिट्टी से खेलना, चम्मच से खेलना। बच्चे किसी भी चीज से खेल लेते हैं और वो उसको क्या करते हैं? एंजॉय करते हैं, है ना। आपने देखा होगा एक बच्चा घंटों तक चम्मच के साथ खेल लेता है, जबकि चम्मच में ऐसा क्या है? कुछ भी नहीं है। और बच्चा क्या है? इनोसेंट है, तो बच्चा घंटों तक चम्मच से खेल लेता है। और यही प्ले थिंग्स बड़ों के लिए क्या है? मनी, गैजेट्स, पैसे, लग्जरी, गैजेट्स। बड़ों के लिए क्या है? प्ले थिंग्स। इसको बोला गया है प्ले थिंग्स बड़ों के लिए। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी जो पोयम है वो कंट्रास्टिंग वे में बताई गई है। कंट्रास्टिंग मतलब बच्चे के लिए अलग बताई गई है और बड़ों के लिए अलग बताई गई है। ठीक है, समझ आया? अगर आप इस वर्ड का यूज करोगे तो इससे आपका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा अच्छा पड़ेगा। और दूसरा, ये वाकई में ही ये जो पोम है ये कॉन्ट्रास्टिंग ही है। दो चीजों के बीच में फर्क बताया गया है कि बच्चों के लिए क्या होती है प्ले थिंग्स और बड़ों के लिए क्या होती है प्ले थिंग्स। ठीक है, समझ आया? समझ आया या नहीं आया? क्या समझ में आया? चलो, सुमित, क्या समझ आया? सुमित, क्या समझ में आया बेटा? तुमने बोला समझ आया, क्या समझ में आया? सुमित, क्या समझ में आया? आई वॉन्ट एन आंसर। हम्म। मैंने अभी बताया आपको, प्ले थिंग्स सबके लिए चीजों के साथ खेलना अलग अलग हो सकता है। अगर हम बच्चे में बात करें तो बच्चे के रेफरेंस में खिलौने, चम्मच, मिट्टी, कुछ भी हो सकता है। और बड़ों के सेंस में प्ले थिंग्स का मतलब होता है मनी, लग्जरी, गैजेट्स। ठीक है, इस पूरी पोम में कॉन्ट्रास्ट का यूज हुआ है। कॉन्ट्रास्ट मतलब होता है जब दो चीजों का फर्क बताया जाता है। जैसे दिन और रात मैंने आपको बताया, जैसे गर्म और ठंडा, दो चीजों के बीच का फर्क बताया जाता है। इसी तरह इस पोम में क्या बताया गया है?
दो चीजों के बारे में बताया गया है। प्ले थिंग्स जब बच्चा खेलता है चीजों के साथ, और बड़ों के लिए प्ले थिंग्स क्या है? बड़ों के लिए है प्ले थिंग्स मनी, लग्जरी, गैजेट्स। ठीक है, तो ये सब बड़ों के लिए है। बैठ जाओ। और ये पोम लिखी गई है, इट इज रिटन बाय हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखी है ये। ये पोम किसने लिखी है? रविंद्रनाथ टैगोर ने ये पोम लिखी है। तो चलो इस पोम को एक एक लाइन करके समझते हैं अच्छे से। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप पूछ लोगे मेरे से दोबारा, ठीक है? चलिए, कौन पढ़ेगा इसको? कौन रीड करेगा? नॉट यू नव्या, नॉट यू ऑल द टाइम। हर समय आप नहीं पढ़ोगे। सेकंड बॉय बिहाइंड सुमित। सुमित, आपके पीछे कौन बैठा है? शुभांशु। गुड इवनिंग। हाँ, चलो इसे रीड करो बेटा। आजा बाहर, आजा बाहर। आज यार आगे ले ले यार। कोई बात नहीं, आप वहीं से खड़े होके बैठ के भी पढ़ लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाइल्ड ही हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग in the हम्म dust हम्म play हम्म playing हम्म with broken बेटा, आपका नाम क्या है? शुभांशु, आप तो अच्छे से पढ़ रहे थे, अब क्या हो गया आपको? बीच में तो आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे थे, रीडिंग बहुत अच्छे से कर रहे थे। क्या हो गया बेटा? आज तो आप बहुत स्लो कर रहे हो। प्रैक्टिस छोड़ी आपने? छोड़ दी क्या प्रैक्टिस? चलिए, मेरे साथ साथ बोलेंगे सब बच्चे। बैठ जाओ शुभांशु। एक बार मैं बोलूंगी, एक बार आप बोलेंगे, ठीक है? चाइल्ड, चाइल्ड के बाद क्या है? कॉमा, तो हम थोड़ी देर रुकेंगे। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। बोलेंगे? Playing with a broken twig all the morning. I smile at your play with that little bit of a broken twig. I am busy with my accounts, adding up figures by the hour. हाँ, इसमें एच क्या है? साइलेंट है, ठीक है? अब देखिए, इसे समझते हैं। चाइल्ड, हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट। अब वो बच्चे से कह रहा है। कौन? जो हमारे ऑथर हैं, जो हमारे पोएट हैं, जो
जिन्होंने इस पोम को लिखा है वो बच्चे से कह रहे हैं कि हाउ हैप्पी यू आर सिटिंग इन द डस्ट, कि तुम कितने खुश हो और तुम कहाँ बैठे हुए हो, यू आर सिटिंग इन द डस्ट। डस्ट मीन्स क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डस्ट? धूल हाँ, धूल धूल या मिट्टी। ठीक है, तो वो उसको कह रहे हैं कि तुम कितने खुशी से बैठे हुए हो, तुम मिट्टी में कितनी खुशी से, कितने हैप्पी होकर तुम मिट्टी में बैठे हुए हो। प्लेइंग विद अ ब्रोकन ट्विग ऑल द मॉर्निंग, और तुम किसके साथ खेल रहे हो? तुम खेल रहे हो प्लेइंग विद द ब्रोकन। ब्रोकन का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रोकन? ब्रोकन का मतलब क्या होता है? हाँ, टूटी हुई। एंड ट्विग मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्विग? हाँ, डंडी। ठीक है, तो उसने बोला कि तुम कितने खुश होकर मिट्टी में बैठे हुए हो और तुम किसके साथ खेल रहे हो, एक टूटी हुई डंडी के साथ तुम खेल रहे हो ऑल द मॉर्निंग, उस सुबह में। ठीक है, ये बात कौन कह रहा है, किसको कह रहा है? बच्चे को चाइल्ड को कह रहा है कि तुम कितनी खुशी से मिट्टी में बैठे हुए हो और तुम कितने मजे से उस सुबह उस टूटी हुई डंडी के साथ खेल रहे हो। I smile at your play with that little bit of a broken twig. I smile, यहाँ पर I किसके लिए यूज हुआ है? पौधा के लिए हाँ, एग्जैक्टली exactly. ठीक है, मैं तुम्हारे इस खेल को देखकर बहुत आई स्माइल एट योर प्ले विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। जब मैं तुम्हें उस टूटी हुई डंडी के साथ खेलते हुए देख रहा हूं तो मैं बहुत खुश हो रहा हूं। ठीक है, मेरे चेहरे पर एक हंसी आ रही है। आई एम बिजी विथ माई अकाउंट्स एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। और मैं बिजी हूं, मैं किसके साथ बिजी हूं? अपने अकाउंट्स के साथ, अपनी चीजों को जोड़ने घटाने में, अपनी चीजों को जोड़ने घटाने में बिजी हूं। बेसिकली ये तो हमें पढ़ के समझ में आ रहा है। ठीक है, एक होता है लिटरल मीनिंग जो हमें वर्ड्स को, वाक्य को पढ़ के समझ में आता है। एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीनिंग का मतलब क्या होता है, जो उसका भावार्थ है, जो हमें ऑथर बताना चाह रहा है इन लाइंस के थ्रू। ठीक है, तो इसको पढ़ के तो हमें ये समझ में आ रहा है। अब इसका जो भावार्थ है, दैट मीन्स जो इसका सिंबॉलिक मीनिंग है, वो ये बताया गया है कि जो बच्चे होते हैं कितने इनोसेंट होते हैं। ठीक है, उनकी इनोसेंस इतनी होती है कि वो छोटी छोटी चीजों में भी दे फील सो हैप्पी। वो टूटी हुई डंडी के साथ ही खेल रहा है और वो चीजों को कितना खुश हो रहा है, कितना इंजॉय कर रहा है चीज। और क्योंकि मैं बड़ा हूं, ठीक है, और मैं किस में बिजी हूँ, मैं अपने गैजेट्स में, अपने मनी में, अपनी लग्जरी में, उनको काउंट करने में, ठीक है, अपनी स्टेटस को, अपनी जॉब को, इन सब के पीछे मैं इतना बिजी हूँ कि मैं इन छोटी छोटी चीजों को नहीं देख पा रहा हूँ, उनकी वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। समझ आया? ये इसका छुपा हुआ मीनिंग है, इसका सिंबॉलिक मीनिंग है। किसी भी पोम में हमारे दो मीनिंग होते हैं, एक होता है लिटरल मीनिंग। क्या, कौन सा मीनिंग? लिटरल मीनिंग। लिटरल कौन सा होता है, जो उसको पढ़ के समझ में आ रहा है, वाक्यों को, वाक्यांश को समझ, पढ़ के जो समझ में आ रहा है। एक होता है सिंबॉलिक मीनिंग। सिंबॉलिक मीन्स होता है उसका भावार्थ। हिंदी में पढ़ते हो ना भावार्थ, है ना, तो उसको बोलते हैं इंग्लिश में सिंबॉलिक मीनिंग। तो ये आपको समझ आया, इसका सिंबल, इसका लिटरल और सिंबॉलिक मीनिंग आपको समझ में आया? यस और नो? और शैल आई एक्सप्लेन वन मोर टाइम? बच्चों, जवाब दीजिए, समझ आया, नहीं आया, या एक बार और समझाया जाए? कौन बोल रहा है, किसने बोला, क्या बोला ये? हाँ बेटा, खड़े हो जाओ, स्टैंड अप।
हाँ नव्या, यस मैम। क्या कह रहे थे बेटा? मैम नहीं समझ में आया। देखो, इसमें जो हमारे ऑथर हैं वो बच्चे को कह रहे हैं कि तुम कितना खुशी खुशी बैठे हुए हो, कहाँ पर? मिट्टी में। कि तुम कितनी खुशी से तुम मिट्टी में बैठे हुए हो और तुम खेल रहे हो टूटी हुई डंडी के साथ उस सुबह। ठीक है, तो ये तो हो गया, बच्चे की बात हो गई। ये कौन कह रहा है? ये ऑथर कह रहा है बच्चे को कि तुम कितने खुश दिख रहे हो, मिट्टी में बैठे हुए हो और तुम उस टूटी हुई डंडी के साथ खेल रहे हो। ठीक है, और दूसरे ही पल वो कह रहा है, आई स्माइल एट योर प्ले विद द विद दैट लिटिल बिट ऑफ अ ब्रोकन ट्विग। और जब मैं तुम्हें देख रहा हूँ उस टूटी हुई डंडी के साथ खेलते हुए, तो मुझे तुम्हें देखकर, तुम्हारे उस खेल को देखकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। और मैं क्या हूँ? मैं बिजी हूँ अपने अकाउंट्स के साथ, अपनी एडिंग अप फिगर्स बाय द आवर। अब यहाँ पर एडिंग अप द फिगर्स बाय आवर्स का मतलब है वो अपनी मटीरियलिस्टिक चीजों में बिजी है। मटीरियलिस्टिक चीजें मतलब अपने मनी में बिजी है। ठीक है, अपने अकाउंट्स में बिजी है। अकाउंट्स में क्या करते हैं हम? ऐड सब्ट्रैक्ट ये सब करते हैं कि नहीं? अपनी चीजों को, अकाउंट में हम पैसा रखते हैं तो अपने पैसों को लेकर बिजी है। ठीक है, वो अपने गैजेट्स को लेके बिजी है, अपने मतलब मटीरियलिस्टिक चीजों में वो बिजी है। और बच्चा किस में खुश है? बच्चा एक टूटी सी डंडी के साथ भी वो एंजॉय कर रहा है। तो इसमें बेसिकली क्या है? कॉन्ट्रास्ट है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब मैंने आपको भी बताया, दो चीजों का फर्क। इसमें छोटे बच्चे की खुशी को अलग बताया है, बड़े बच्चे का अलग बताया है। ठीक है, समझ आया? अब इसका जो सिंबॉलिक मीनिंग है उसमें वो यही बता रहा है हमारे ऑथर कि जो बच्चे होते हैं वो इनोसेंट होते हैं, वो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हैं, वो छोटी छोटी चीजों को एंजॉय करते हैं। और जबकि जो बड़े होते हैं, जैसे कि वो खुद को कह रहे हैं, अपने आप को कह रहे हैं कि हम बड़े क्या होते हैं? हमेशा पैसे में बिजी रहते हैं, जोड़ने में, चीजों को जोड़ने में, चीजों को कलेक्ट करने में हर समय बिजी रहते हैं। हम छोटी छोटी चीजें एंजॉय नहीं करते, हम पैसों में, मटीरियलिस्टिक चीजों में हम बिजी रहते हैं। समझ आया? यस मैम। तो ये है इसका मीनिंग। और इसमें कॉन्ट्रास्ट बताया गया बेटा। मुझे नहीं पता कि आपके स्कूल में मैम ने बताया नहीं बताया, बट इस पूरी पोम में कॉन्ट्रास्ट का यूज हुआ है। कॉन्ट्रास्ट मीन्स होता है, अभी मैंने आपको फिर दोबारा बता रही हूँ, कंट्रास्ट का मतलब होता है दो चीजों को बताना। बच्चे की चीज को बता रहा है, फिर वो बड़े की चीज को बता रहा है कि बच्चे ऐसे करते हैं, बड़े ऐसे करते हैं। बच्चे छोटी छोटी चीजों में खुश होते हैं, बड़े बड़ी बड़ी चीजों में खुश होते हैं, छोटी चीजों में वो इंजॉय नहीं करते हैं। है ना? तो इनोसेंस को बताया गया है कि बच्चे की इनोसेंस को बताया गया है, और बड़ों की किसको? रिस्पॉन्सिबिलिटी को बताया गया है इसमें। ठीक है, समझ आया? यस मैम। बैठ जाओ अभी, बैठो बेटा, बैठ जाओ नव्या। अभी भी कोई प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हो मेरे से, आई एम स्टिल हियर। यस कृष्णा, करना है। बेटा समझ आया? क्या समझ आया? इसमें जो बच्चा है वो छोटे जमीन पर बैठा है और वो टूटी हुई टहनियों से खेल रहा है, और जो बड़े हैं औसत जो है वो कह रहे हैं कि हम अपने अकाउंट को जोड़ने में व्यस्त हैं और वह अपने अकाउंट की लेखा जोखा कर रहे हैं। क्यों व्यस्त? हम्म हम्म एडिंग अप फिगर्स का मतलब है पैसे और इकट्ठा करने में। अकाउंट में हम क्या रखते हैं? हमारे अकाउंट में क्या होते हैं? पैसे। एडिंग अप फिगर्स मतलब कि जैसे 10 है, 10 रुपए है, तो एडिंग अप फिगर्स मतलब उसमें और फिगर ऐड करना। ठीक है, 10 के 100 हो गए, 100 के 1000 हो गए, 1000 के 10,000 हो गए। तो हम हमेशा पैसे इकट्ठा करने में लगे रहते हैं, हर घंटा यही सोचते हैं कि कैसे हम इन पैसों को और बढ़ा लें अपने जीवन में। ठीक है कृष्णा, बहुत अच्छा बताया बेटा आपने, वेरी गुड।
बहुत अच्छे से बताया कृष्णा ने, आई एम सो हैप्पी। अरे सब बच्चे राउंड ऑफ अप्लॉज करेंगे कृष्णा के लिए। अच्छा ऐसे नहीं करेंगे, 1 2 3, 1 2 3 ऐसे करेंगे। गुड। तो कृष्णा ने काफी अच्छे से समझाया, दैट्स वंडरफुल। और यहाँ पर अकाउंट्स का मतलब वही है पैसे, वो पैसे जोड़ने में लगे रहते हैं। जो बड़े लोग होते हैं वो किस में बिजी होते हैं, किस में व्यस्त होते हैं, पैसे जोड़ने में व्यस्त होते हैं। हम्म परहैप्स, मेरे पीछे पीछे बोलेंगे सब बच्चे, पहले सुनेंगे मैं कैसे बोल रही हूँ, फिर मेरे पीछे बोलेंगे। Perhaps you glance at me and think, what a stupid game to spoil your morning with. What a stupid game to spoil your morning with. Child, I have forgotten the art of being. Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. Absorbed and mud pies. अब देखें, ध्यान से सुनेंगे। लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन। परहैप्स, परहैप्स का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परहैप्स? शायद, हाँ शायद, मे बी। शायद यू ग्लैंस एट मी एंड थिंक। अब यहाँ पर एट मी किसके लिए यूज हो रहा है और यू किसके लिए यूज हो रहा है? यू किसके लिए यूज हो रहा है? किसके लिए? वेरी गुड, हाँ। एट मी किसके लिए यूज हो रहा है? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो शायद तुम, ग्लैंस का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लैंस? हाँ, दृष्टि डालना, हाँ, या झलक, एक झलक देखना। ठीक है, वेरी गुड, गुड। परहैप्स मतलब होता है शायद। तो शायद तुम देखोगे, ग्लैंस मीन्स देखोगे एट मी, मेरी तरफ, और सोचोगे। अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? यहाँ पर ऑथर बच्चे को बोल रहा है कि शायद तुम मेरी तरफ देखोगे और सोचोगे, व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, कि कितना स्टूपिड, कितना बेकार का गेम है और जो तुम्हारी इस मॉर्निंग को क्या कर रहा है? स्पॉइल मतलब होता है, स्पॉइल मतलब खराब करना, है ना? खराब करना, स्पॉइल का मतलब होता है खराब करना। कि तुम मेरी तरफ देखोगे और सोचोगे कि कितना बेकार सा ये गेम खेल रहा है और इस गेम ने तुम्हारी जितनी भी जो तुम्हारी मॉर्निंग है वो क्या कर दी है? स्पॉइल कर दी है, खराब कर दी है। ठीक है, वो ये बात किसको कह रहा है? बच्चे को कह रहा है। चाइल्ड, लुक एट द ब्लैक बोर्ड एवरीवन, लुक एट द ब्लैक बोर्ड। चाइल्ड, आई हैव फॉरगॉटन द आर्ट ऑफ बीइंग। अब वो बच्चे को कह रहा है कि बच्चे मैं भूल गया हूं। फॉरगॉटन मीन्स होता है भूल गया हूं। द आर्ट ऑफ बीइंग, कला, मैं भूल गया हूं। कौन सी कला? एब्जॉर्ब्ड इन स्टिक्स एंड मड पाइज, मैं वो कला भूल गया हूं जो छिपी हुई है। एब्जॉर्ब मतलब जो छिपी हुई है, कहाँ, किसमें? स्टिक्स में, डंडियों में, और मड पाइज में। मड पाइज मतलब मिट्टी से बने हुए केक। पाइज का मतलब क्या होता है? केक। ठीक है, पाइज का मतलब होता है केक। जैसे चोको पाई, सुना है आपने? चोको पाई यस मैम। सुना है ना? एक तरीके का केक होता है। क्या होता है? एक तरीके का केक होता है। तो वो कह रहा है कि बच्चे मैं भूल गया हूं वो कला जो छुपी हुई है स्टिक्स में और मड पाइज में।
ठीक है, स्टिक्स मतलब होता है डंडी और मड पाइज मतलब मिट्टी से बने हुए केक में, क्योंकि वो बच्चा क्या कर रहा था, मिट्टी के साथ खेल रहा था, मिट्टी और स्टिक्स के साथ, तो उसने मिट्टी से क्या बनाया वहां पर, मड पाइज बनाए। ठीक है, व्हाट हैपेंड? तो ये तो है बेटा, इसका कौन सा मीनिंग है, ये लिटरल मीनिंग है। अब इसका सिंबॉलिक मीनिंग, जो इसका भावार्थ है, वो क्या है इसका भावार्थ? तो वो इसमें भी कंट्रास्ट बता रहा है। क्या बता रहा है? कि जब वो बच्चे की तरफ देख रहा है तो उसे खुशी हो रही है, ठीक है, और वो कह रहा है जब बच्चा मेरी तरफ देखेगा तो वो सोचेगा कि कितना बेकार का ये खेल है। मतलब कि जो बड़े लोग हैं वो कितनी बेकार की चीजों में बिजी रहते हैं, एंगेज रहते हैं। और और फिर वो कह रहा है, फिर वो बच्चे को दोबारा से कह रहा है कि बच्चा भी सोचेगा कि शायद मैं भूल गया हूं कि जो कला होती है, किसकी जो कला होती है, जो कला छिपी होती है किसमें, स्टिक्स में और मड पाइज में। तो आपको ये समझ आया कि नहीं आया? बच्चों, आप रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे तो मैं आगे कैसे बताओ करूंगी? हम्म समझ आया आपको? अच्छा, ये तो कर सकते हैं, थम्स अप या थम्स डाउन, थम्स अप या थम्स डाउन। शुभांशु, शुभांशु बेटा, शुभांशु, हाँ खड़े हो जाओ बेटा। हम्म, समझ आया बेटा? क्यों? मैंने इंग्लिश में पढ़ाया, मैंने इंग्लिश में पढ़ाया। कौन से वाला, फर्स्ट वाला सेकंड वाला? सेकंड वन। फिर तुम बताओगे मुझे, ठीक है, इसके बाद तुम बताओगे मुझे। परहैप्स का मतलब होता है शायद, ठीक है, शायद तुम देख रहे होगे मेरी तरफ और सोच रहे होगे। Perhaps you glance at me and think. Perhaps मतलब शायद तुम मेरी तरफ देख रहे होगे और सोच रहे होगे। ये बात कौन कह रहा है? ऑथर कह रहा है। किसको कह रहा है? छोटे बच्चे को कह रहा है कि शायद तुम मेरी तरफ देख रहे होगे और सोच रहे होगे कि व्हाट अ स्टूपिड गेम टू स्पॉइल योर मॉर्निंग विद, कि कितना बेकार का गेम खेल रहा है और अपनी जो मॉर्निंग है वो स्पॉइल कर रहा है। अब स्टूपिड गेम यहाँ किस लिए कहा गया है? स्टूपिड गेम यहाँ किस लिए कहा गया है? स्टूपिड गेम उसको कहा गया, वो कह रहा है ना कि आई एम बिजी विद माई अकाउंट्स, कि मतलब अपना कुछ लिखा पढ़ी का वो अकाउंट्स का कोई काम कर रहा है ना? तो इसी को कह रहा है कि वो जब बच्चा मेरी तरफ देखेगा तो बच्चा सोचेगा कि कितना बेकार का गेम खेल रहा है, ठीक है, और अपनी मॉर्निंग, अपनी सुबह क्या कर रहा है, स्पॉइल कर रहा है, खराब कर रहा है। Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud pies. अब वो बच्चे को कह रहा है कि बच्चा, मैं भूल गया हूँ, I have forgotten मतलब मैं भूल चुका हूँ, art of being, वो कला भूल गया हूँ जो छिपी हुई है किसमें, स्टिक्स में और मड पाइज में। स्टिक्स मतलब होता है डंडी में जिससे वो खेल रहा था, और आर्ट और मड पाइस का मतलब होता है केक, मिट्टी के बने हुए व्यंजन या मिट्टी के बने हुए केक। तो बेसिकली, एक्सक्यूज मी,
तो बेसिकली इसमें बताया गया है जो बड़े लोग होते हैं वो अधिकतर बिजी रहते हैं और वो जो उनके अंदर इतना इनोसेंस तो होता ही नहीं है और ऐसी छोटी छोटी चीजों की जो कला है वो सब भूल चुके हैं क्योंकि अब वो किस में बिजी हैं, वो अपने काम में बिजी हैं, वो अपने पैसों को कलेक्ट करने में बिजी हैं। ठीक है, समझ आया? तो ये आप भावार्थ में लिख सकते हो, इसका सिंबॉलिक मीनिंग लिख सकते हो। जो पढ़ के मीनिंग है, जो लिटरल मीनिंग है, वो मैंने आपको अभी समझाया। ठीक है, शुभांशु चलो बताओ बेटा क्या समझ में आया? मैम उसमें कवि कह रहे हैं कि बच्चे जब मेरी तरफ देखेंगे तो वो कहेंगे कि ये बड़ी खराब बोल रहे हैं और प्रॉपर बात कर रहे हैं। मैम कवि कह रहे हैं और कवि कह रहे हैं कि मैं वो चीनी का कलर भूल गया हूँ जो कहानियों और मिट्टी के मिट्टी की खिलौनों और अच्छा एक बात बताओ, हाँ शुभांशु बहुत अच्छा बताया आपने, वेरी गुड, आपको समझ में आया, वंडरफुल। तो आप बेटा इंग्लिश के एग्जाम में ऐसे लिख कर आते हो, कवि ने कहा, कवि कह रहा है, ऐसे लिखते हो आप? हिंदी में लिखते हो आप? अंशिका, अंशिका बेटा, अंशिका बेटा माइक लेना एक बार। बेटा आपका जो इंग्लिश का एग्जाम आता है, जो क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन पेपर, उसमें आप हिंदी में लिख कर आते हो? तो अच्छा आप इसका आंसर अगर लिखते हो तो आप कैसे लिखते हो? अगर आपका क्वेश्चन, बेटा लेट मी, प्लीज डोंट टॉक एवरीवन, प्लीज डोंट टॉक। आपकी आवाज में मुझे उसकी आवाज नहीं सुनाई देती है। चुप बैठेंगे 2 मिनट, बिल्कुल चुप बैठेंगे। अंशिका जैसे अगर आपका क्वेश्चन पेपर में आता है कि एक्सप्लेन दीज लाइंस, इन लाइनों को समझाओ, तो हाउ यू एक्सप्लेन, आप कैसे एक्सप्लेन करते हो उसे? हिंदी में लिखते हो आप? हो गया भाई, अगला बार भी चलेगा। टाइम ओवर हो गया है। just give me 2 minutes. I just need 2 minutes. I know time is over, but मुझे 2 मिनट चाहिए। अंशिका जब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द लाइंस, तो उसे आप कैसे हिंदी में लिखते हो? लिखते कैसे हो हिंदी में? इंग्लिश में लिखते हो, तो कैसे लिखते हो? या आपकी जो, सुनो बेटा इधर सुनो, या आपके जो बुक के पीछे क्वेश्चंस दिए हुए हैं सिर्फ वही आते हैं? सिर्फ वही आते हैं? अच्छा, ऐसे नहीं आता कि इस लाइन को एक्सप्लेन करो, इस लाइन को समझाओ, ये नहीं आता? जो एक्सरसाइज में क्वेश्चंस हैं बस वही आते हैं आपके? ठीक है, ठीक है बेटा, ओके। चलो ये टाइम इज ओवर नाउ, आई थिंक आपका टाइम एक्सीड हो गया है। ठीक है, रुक जाओ, वेट, हैव पेशेंस, रुको, आई नीड 1 मिनट, रुक जाओ अभी। जहां तक मैंने पढ़ाया है आप अच्छे से रिवाइज करके आएंगे, कल मैं कुछ क्वेश्चंस पुट अप करूंगी आपसे, ठीक है? और मुझे सब बच्चों से रिस्पांस चाहिए, सब बच्चों से मुझे जवाब चाहिए, ठीक है? इज दैट क्लियर? समझ आ रहा है? तो अच्छे से रिवाइज करके आएंगे इसको, ठीक है? चलो बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।